ठीक है मेरे गुलगुलो, मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर कितनी सारी चीजें सीखी, मजा आया। एक बार फटाफट से, जब तक मैं बोर्ड ड्रॉप कर रहा हूं, चलो फटाफट रिकैप ले लो। क्या हुआ? सेंट्रल मेटल एटम आया, डी ऑर्बिटल लेके। सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल में सारे ऑर्बिटल्स पास पास थे। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, सब पास पास थे। ठीक है, लिगेंड आया। लिगेंड ने क्या करा? उसके एक्सियल पोजीशन पर अटैक करा। एक्सियल पोजीशन पर अटैक करने की वजह से क्या हुआ? डी ऑर्बिटल के अंदर स्प्लिटिंग हो गई। हाई एनर्जी किसको मिली? एक्सियल वाले ऑर्बिटल्स को। लो एनर्जी किसको मिली? नॉन एक्सियल वाले ऑर्बिटल्स को। एक्सियल वाले ऑर्बिटल्स को हाई एनर्जी क्यों मिली? क्योंकि लिगेंड्स ने एक्सिस पर अटैक किया, एक्स वाई जेड एक्सिस के ऊपर अटैक किया। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब जो ऊपर गया उसकी एनर्जी कितने से बढ़ी? कितने से बढ़ी? कितने ऑर्बिटल्स गए थे ऊपर? 2 ऑर्बिटल। नीचे कितने थे? 3। तो 3 के मुकाबले 2 की एनर्जी ज्यादा, तो 3/5 यानी प्लस 0.6। जो नीचे गए वो कितने के मुकाबले नीचे गए? 2 ऑर्बिटल्स के मुकाबले नीचे गए, सो माइनस 0.4 या माइनस 2/5। देन हमने पढ़ा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, उसका फॉर्मूला पढ़ा हमने, 10dq के बराबर होता है। अब आपका लिगेंड अगर स्ट्रांग है, अगर आपका लिगेंड जो कि स्ट्रांग है, तो वो क्या करेगा पता है? वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को स्टार बना के नोट करेंगे। अगर लिगेंड स्ट्रांग है तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कारण देखो, मैं आपको बताता हूं। कारण ऐसा होगा कि स्ट्रांग लिगेंड क्या करेगा? T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देगा और EG को अनपेयर्ड छोड़ देगा। सो जितनी ज्यादा पेयरिंग होगी, इफ पेयरिंग इंक्रीजेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से तो क्या होती है आपकी स्पिन? आपकी जो स्पिन होती है वो किसकी वजह से होती है यार? वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही तो होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन डिक्रीज हो रही है तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? और ये सिनेरियो कब डेवलप होगा? ये सिनेरियो तब डेवलप होगा जब आपका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हाई होगा। और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि आपका लिगेंड स्ट्रांग होगा, T2G और EG को बहुत दूर फेंक देगा। सिमिलरली अगर आपका लिगेंड वीक होगा, अगर आपके पास में वीक फील्ड लिगेंड है, तो अब उस समय हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। आप क्या करेंगे? आप हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? उस समय आप कहेंगे कि आपका T2G जो है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है और आपके EG में 1 इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। और बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब उनकी वजह से आपके इलेक्ट्रॉन का स्पिन भी ज्यादा होगा। याद करो ना, आप लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में बोलते हो कि सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, ज्यादा स्पिन होगा। माइनस हाफ, माइनस हाफ, माइनस हाफ, या प्लस हाफ, प्लस हाफ, प्लस हाफ, तो टोटल कितना हो गया? प्लस 1/2, 1/2। तो नेट स्पिन तो बहुत ज्यादा हो गया ना। तो इस वजह से क्यों होगा? क्योंकि यहां पर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी और तुम्हारी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी कम होगी। क्यों? लिगेंड कमजोर है। समझ गए बात को? तो ये दोनों पॉइंट जरा अच्छी तरीके से नोट कर लो। आ रहा है लाड लो समझ में मेरे गुलगुलो? अरे मेरा प्यार प्यार बैठो। आय हाय हाय, ओए होए ओए होए होए, ओए होए ओए होए होए, तुझे अक्सा बीज घुमा दूं, आ चलती क्या टट, चाचा की चाय पिला दूं, आ जल्दी क्या टट। चलो आगे बढ़े। चलो ग्रेट। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो इन लिगेंड्स के बेसिस पर हमारे पास में एक नई सीरीज आ गई जिसका नाम दिया गया स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज। एक हमारे पास में नई सीरीज डेवलप हो गई जिसको बोला जाता है स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज? व्हेन ligands are arranged in the increasing या decreasing, कुछ भी लिख सकते हो, are arranged in the decreasing order
of their strength, increasing or decreasing order of their strength, then such series are called as स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बात समझ में आ रही है? बोलो, क्या यह बात समझ में आ रही है? पक्की बात? चलिए, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करने का तरीका, CNOH, CNOH, ये क्या है सर, कुछ ठीक से बताओ। प्यारे बच्चों, जब आपका कार्बन डोनर एटम होगा, यानी लिगेंड्स का मतलब क्या होता है, जो लोन पेयर डोनेट करे, तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की कैटेगरी में आएगा। उससे कम स्ट्रेंथ किसकी होगी? जब आपके लिगेंड में नाइट्रोजन डोनर होगा। उससे कम कब देखी गई? जब आपके ऑक्सीजन में, मतलब आपके लिगेंड में ऑक्सीजन डोनर होगा। और सबसे कम कब देखी गई? जब आपका हेलोजन डोनर एटम होगा। अच्छा, ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की फैमिली का, ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की फैमिली का, यानी सल्फर भी एक दो जगह देखा जाता है। तो CNOH कोई नहीं है। इसको कैसे याद कर सकते हैं? C से कोई, N से नहीं, थोड़ा बंगाली भाषा में बोलो, कोई नॉय, नहीं, तो नौ ही, थोड़ा सा बंगाली भाषा में बोले तो नौ ही, तो नौ में ये आ गया, और है, कोई नौ ही है। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, भाई हमारी इच्छा, कैसे भी याद करें। अब इसको चलो अपन अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हेलोजन में भी सबसे कमजोर हेलोजन कौन होता है? आयोडीन। तो सबसे कमजोर लिगेंड कौन होगा? आयोडीन। आयोडीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद SCN। यहां पर ध्यान रखिएगा, डोनर एटम आपका सल्फर होगा, ठीक है। थायोसाइनो, कौन सा होगा ये? थायोसाइनो या साइनेटो, थायोसाइनेटो। थायोसाइनेटो के बाद कौन आएगा? आपका Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव के बाद आएगा आपका S डाई नेगेटिव। मैंने कहा था ना, ऑक्सीजन या उसकी फैमिली का मेंबर। तो हेलोजन से ज्यादा पावरफुल होगा सल्फर, इसलिए यहां पर सल्फर आ गया। लेकिन सल्फर से ज्यादा पावरफुल क्लोरीन, क्लोरीन ज्यादा पावरफुल S। इसके बाद आएगा आपका F नेगेटिव यानी कि हेलोजन। फिर आने लगेगा देखो OH नेगेटिव, मतलब ऑक्सीजन फैमिली यहां पर इंट्रोड्यूस हो गई। समझ में आ गई बात मेरे प्यारे बच्चों? OH नेगेटिव के बाद आएगा C2O4 डाई नेगेटिव यानी ऑक्सलेटो। अब ऑक्सलेटो के अंदर यहां पर एक ही डोनर एटम है ऑक्सीजन, यहां पर 4 डोनर एटम, इसलिए ऑक्सलेटो। ऑक्सलेटो से ज्यादा वाटर, वाटर के ही बराबर NCS को माना जाता है, यानी कि आइसो थायोसाइनेटो। और इसी के बराबर, आइसोथायोसाइनेटो के ही बराबर इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट को माना जाता है। समझ रहे हो? तो देखो हम लोग यहां पर ऑक्सीजन का, देखो यहां पर डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन ज्यादा पावरफुल नाइट्रोजन है। और इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट में, इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट में भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही डोनर एटम होते हैं। एक बार देख लो इसको ध्यान से, ठीक है। इससे वैसे तो ऐसा बोलना चाहिए कि अमोनिया भी इसके बराबर ही है, अमोनिया भी इसके बराबर है। फिर अमोनिया ज्यादा पावरफुल होता है इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट, नहीं इथाइलिन डायअमाइन। फिर इससे ज्यादा पावरफुल होता है तुम्हारा Cl नेगेटिव, क्योंकि यहां पर भी डोनर एटम नाइट्रोजन होता है और कार्बन भी होता है, ठीक है, Cn। और सबसे ज्यादा पावरफुल होता है CO, कार्बोनाइल। इट इज द मोस्ट पावरफुल लिगेंड, ये सेकेंड मोस्ट पावरफुल, और ये तुम्हारे सबसे वीक लिगेंड होता है। गाइस, इस सीरीज को आपको याद करना होगा। मुझे नहीं पता
मुझे नहीं पता कैसे करना है, मैंने आपको एक टेक्निक जरूर बता दी है, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यार हेलोजन आया तो वीक है, ऑक्सीजन आया तो भी वीक है, नाइट्रोजन और कार्बन आया तो स्ट्रांग है। अब आपको यहां पर देखना है कि कार्बोनाइल, साइनो, इथाइलिन डायमाइन, अमोनिया, EDTA, NCS और वाटर, इसको स्ट्रांग में रखो, इथाइलिन डायमाइन को स्ट्रांग में रखो, OH को भी स्ट्रांग मानो, इसके बाद के जितने उन सबको वीक में रख दो। अब आप इसी की मदद से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में किसी की भी आप बड़े आराम से थ्योरी बना सकते हो, कब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करनी है, कब इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करना है, आप इससे समझ सकते हो। और यही थ्योरी आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भी काम में आ गई। अच्छा, ध्यान रखना है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है इट इज बेस्ड ऑन प्योर एक्सपेरिमेंटेशन, इट इज प्योरली एक्सपेरिमेंटल, यानी कि इसका ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्व किया गया चीज है, हाँ कि ऐसा होता है, ऐसा देखा गया है। हम बोलते हैं बम ऊपर गया और इसे 4 कलर में फूटा, तो हाँ 4 कलर में फूट रहा है, दिख रहा है, वैसे ये इनकी स्ट्रेंथ हमें दिख रही है, इट इज प्योरली ऑब्जर्वेबल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नोट किया इसको? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख ली मेरे प्यारे बच्चों, बहुत मजा आ चुका है, खतरनाक चीज सीख ली है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के। अब हम लोग डॉन हो चुके हैं, डॉन। अब घबराने का नहीं है, फोड़ देने का इस चीज को, ऐसी की तैसी इसकी है। चलो नेक्स्ट चीज मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब हम कैसे कॉम्प्लेक्स की तरफ चल रहे हैं? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। अब मेरे लाडले बच्चों, जहां पर X, Y और Z एक्सिस होता है, जहां पर X डैश, Y डैश एंड Z डैश होता है। अब यहां पर आपको 4 ही लिगेंड अटैक कराने, यानी आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है, यानी आपका जो यहां पर सेंट्रल मेटल एटम है, यहां पर 4 ही लिगेंड आएंगे। अब यहां पर जो 4 लिगेंड आ रहे हैं ये कैसे आएंगे? ये एक लिगेंड यहां आ जाएगा X और Y डैश के बीच में, एक लिगेंड यहां आ जाएगा, एक लिगेंड यहां आ जाएगा और एक लिगेंड लेट से यहां आ जाएगा। तो अब यहां पर ये लिगेंड एक्सियल पोजीशंस पर अटैक ना करने की बजाय नॉन एक्सियल पोजीशंस पर अटैक कर रहे हैं। यहां पर लिगेंड्स कहां अटैक कर रहे हैं? इन द नॉन एक्सियल पोजीशंस। सो बेसिकली लिगेंड्स आर अप्रोचिंग, ligands are approaching the central metal atom from non-axial position, from non-axial positions। कौन सी पोजीशन से अटैक कर रहे हैं? नॉन एक्सियल पोजीशन से अटैक कर रहे हैं। अब आपको बात समझ में आ गई? तब मुझे एक बात बताओ, लिगेंड्स का टारगेट कौन होगा, यानी लिगेंड्स को वेलकम कौन करेगा? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। लिगेंड्स को वेलकम कौन करेगा? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। पहले कौन कर रहे थे? ऑक्टाहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल में तुम्हारे एक्सियल ऑर्बिटल्स टकरा रहे थे, लेकिन यहां पर कौन टकरा रहे? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। चलो तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा देख लेते हैं। ये हो गई तुम्हारी एनर्जी इंक्रीजिंग फॉर्म में। अभी तुम्हारा जो मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम, वो आराम से शांति से बैठा हुआ है, उसके 5 ऑर्बिटल्स देखो, बड़े आराम से, बड़ी शांति से बैठे हुए। 1 2 3 4 5, ये तुम्हारा डी ऑर्बिटल हो गया। सारे के सारे डी ऑर्बिटल्स कैसे हैं? डी जनरेटेड, यानी इन सबकी एनर्जी इक्वल है। लिगेंड आया, लिगेंड आया तो डी ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज हुई। क्यों? क्योंकि लिगेंड्स ने क्या करा? लिगेंड्स ने क्या करा? लिगेंड्स ने इसको अप्रोच करा, लेकिन लिगेंड्स ने अप्रोच कहां से करा? नॉन एक्सियल पोजीशन से। तो नॉन एक्सियल पोजीशन से अप्रोच करने की वजह से अब यहां पर इसका वेलकम किया तुम्हारे DXY, DYZ और DZX ने। मतलब यहां पर सीधी सीधी जो लड़ाई हुई,
यहां पर सीधा सीधा जो आमने सामने हुआ वो किन ऑर्बिटल्स का हुआ, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स का, यानी तुम्हारे T2G ऑर्बिटल्स का। तो ऑटोमेटिकली बेचारे Eg जो है गरीब, उनकी एनर्जी कम हो गई dx स्क्वायर वाई स्क्वायर की और dz स्क्वायर की। तो इस तरीके से यहां पर स्प्लिटिंग होगी। अब आप लोग देखो, ये तुम्हारी एवरेज एनर्जी है ऑर्बिटल की, ये आपके ऑर्बिटल्स की एवरेज एनर्जी है, ये देखो ये यहां बना दिया मैंने। तो एवरेज एनर्जी से अब आपके T2G की एनर्जी बढ़ गई और Eg की एनर्जी कम हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर इसका फॉर्मूला कैसे बनाओगे? T2G की एनर्जी कितने से बढ़ी भाई? टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं? 5। T2G के टोटल 5 ऑर्बिटल्स है, मैंने लिख दिया 5। इस T2G की एनर्जी कितने ऑर्बिटल्स से ज्यादा है? आप बोलोगे सर 2 ऑर्बिटल से ज्यादा है, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, तो हो जाएगा 2/5 और यहां पर क्या लगा देंगे? प्लस साइन, तो इट कैन बी रिटन एज प्लस 0.4। अच्छा, इसकी एनर्जी कैसे निकालोगे सर? टोटल ऑर्बिटल है 5, 5 में से इन 2 ऑर्बिटल की एनर्जीज कितने ऑर्बिटल्स के मुकाबले कम है, यानी माइनस है। तो कितने ऑर्बिटल्स के मुकाबले कम है? 3 ऑर्बिटल्स के, तो हो जाएगा 3/5 यानी कि -0.6। ये इनकी एनर्जी हो गई। तो देखो इतने आराम से आपने निकाल लिया। चलिए इसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी डेल्टा का फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग सब जानते हैं कि डेल्टा नॉट यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू 10 dq। तो यहां पर मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 0.4, ये हो जाएगा प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G, प्लस यहां पर हो जाएगा -6, तो प्लस माइनस माइनस, क्योंकि बेटा यहां पर 6 माइनस हो रहा है, सो -6 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg। ये तुम्हारा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब इसका फॉर्मूला और पहले वाले का फॉर्मूला थोड़ा सा यहां पर अलग हो जाएगा। क्या है बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? पक्की बात? श्योर शॉट? ध्यान से देख लो इसको। ये है तुम्हारा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी का स्प्लिटिंग। अब यहां पर वही 2 केस बनाओ, यहां पर वही 2 केस बनाओ। केस 1, अगर तुम्हारा Eg 2 है और T2G 1 है, मतलब यहां पर क्या हुआ? मतलब यहां पर क्या हुआ? तुम्हारी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी छोटी है पेयरिंग एनर्जी के मुकाबले, तभी इलेक्ट्रॉन एक यहां भराया, एक यहां भराया और एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, तो यहां पर ये इस तरीके से ऊपर चला गया। मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी छोटी है। छोटी है मतलब क्या है? इन दोनों के बीच का ये जो गैप है, ये गैप बहुत ज्यादा छोटा है। गैप छोटा है मतलब तुम्हारा जो लिगेंड है वो कैसा लिगेंड आया होगा? यहां पर वीक फील्ड लिगेंड आया होगा, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड ही इन दोनों के बीच में ज्यादा गैप नहीं कर पाएगा। भाई नाम में कमजोरी है, तो इन दोनों के बीच में क्या ज्यादा बड़ा गैप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इन दोनों के बीच का गैप छोटा हो गया। ये एक केस हो गया। केस नंबर 2 क्या होगा मेरे लाडले बच्चों? बताओ। यहां पर Eg के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और T2G खाली रहेगा। मतलब ये तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में जा रहा है, ये यहां पर आ जाएगा, पेयर कर जाएगा, अनपेयर्ड नहीं हो पाएगा। दैट मींस यहां पर तुम्हारी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से कम है, बड़ी है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से बड़ी है। क्यों? क्योंकि यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया होगा, यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ने अटैक किया होगा। ये पहले वाले जैसा ही है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर इन केसेस में कोई चेंज नहीं आएगा। बस आपको यहां पर स्प्लिटिंग सिखानी थी, वो मैंने सिखा दी। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये चीज अच्छी तरीके से क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चों? और तुम्हारी ऐसी कितना सी ध्यान से देखो। क्लियर? तो ये हो गया स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से एनर्जी निकालो, डेल्टा नॉट की वैल्यू निकालो और देख लो। आई बात समझ में? चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लो। ओके मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या ये चीज क्लियर हो गई? बहुत शानदार। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बच रहा है
दैट इज कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कलर काहे शो करते हैं, ये आपको बताती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। मतलब अभी आप लोगों ने जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ी, इसी में हम लोग एक सब पार्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कलर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कलर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्या बात समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों? मतलब यहां पर आप लोगों को यह बात देखनी होगी कि आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कलर क्यों शो करते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत ना? देखो बेटा, बिल्कुल सीधी सी बात है। यूजुअली किसी भी सोर्स से अगर मान लीजिए एक वाइट कलर की लाइट अगर निकल रही है, एमिट हो रही, तो वी ऑल नो दैट कलर्स आर नथिंग बट विजिबल रेडिएशंस। ये सब क्या होते हैं? ये सब विजिबल रेडिएशंस होते हैं, और जो रेडिएशंस होते हैं हम इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलते हैं। और ये जो व्हाइट कलर की लाइट होती है, ये लगभग 390 नैनोमीटर से लेकर 780 नैनोमीटर के बीच में इसकी वेवलेंथ होती है, और ये 7 अलग अलग कलर से मिलकर बनी हुई होती है, दैट इज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जिसमें वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, तो ये थोड़ी सी हार्मफुल ज्यादा होती है, और ये लीस्ट हार्मफुल होती है। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है। तो आप किसी भी एक व्हाइट कलर की लाइट किसी सोर्स से निकली, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी सोर्स से निकला, और ये आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से टकराया, ये आपके कोऑर्डिनेशन सॉल्ट से या आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को इसने क्या करा, आकर हिट करा। अब इसके हिट करने की वजह से क्या होगा भाई? हम लोग सब जानते हैं कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, हमारा जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें ये डी ऑर्बिटल 1 2 3 4 और 5, पहले इनकी एनर्जी कम होती है, फिर ये 1 2 3 4 और 5 हायर लेवल पर जाते हैं, और उसके बाद इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है। चलो अभी हम लोग स्प्लिटिंग मान लेते हैं कि Eg ऊपर है और T2G नीचे। अब मान लो यहां पर इसके इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है। मतलब इनिशियली क्या है, वी हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन T2G। T2G के अंदर मात्र एक इलेक्ट्रॉन है, और Eg के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब जैसे ये व्हाइट कलर की लाइट आपकी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के सॉल्यूशन में या नॉर्मल आपके कोऑर्डिनेशन सॉल्ट से टकराएगी, दिस कॉजेस एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? आपके इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगी, तो ये एक्साइट होकर यहां से जंप करके Eg में चला जाएगा। सो देयरफॉर ये जंप करके कहां पहुंच जाएगा? T2G से लेकर कहां पहुंच जाएगा? Eg में। क्या ये बात समझ में आ गई? तो यहां पर एक्साइटेशन हो गया, फाइनली एक्साइटेशन हो गया, और इस एक्साइटेशन की वजह से, और बाद में ये डी एक्साइट होगा। मतलब यहां पर एक्साइटेशन भी चल रहा है, और यहां पर साइमल्टेनियसली डी एक्साइटेशन भी चल रहा है। और जब एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन चल रहा है, इस बीच जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी इसने अब्सॉर्ब करी है, ये इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज करेगा, जो हमें अलग अलग टाइप के कलर देगा। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो ये बात आपको किसने बताई? ये बात आपको आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ने बताई। एंड गाइस ध्यान रखिएगा, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2G टू Eg और Eg टू T2G is called as d ट्रांजिशन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डी ट्रांजिशन। यानी एक d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे d ऑर्बिटल में जा रहा है, एक d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे d ऑर्बिटल में जा रहा है। ऑब्वियसली ये भी d ऑर्बिटल ही होगा।
ऑब्वियसली ये भी डी ऑर्बिटल होगा और ये डी ऑर्बिटल के दो पार्ट है, T2G है तो डी ना भाई, ये 3dx या dx dy dz, dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर, तो है तो z ही ना। तो इलेक्ट्रॉन डी से उछल के डी में गया या डी से वापस से डाउन होकर डी में आ गया, तो इसको बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। तो ये बात आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ने बताई कि क्यों एक इलेक्ट्रॉन या क्यों एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस तरीके से आपको कलर शो करता है। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत? पक्की बात? श्योर है हम लोग 100%? पक्की बात? चलिए अब हमारे एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है, वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूं। तो अगर अब आपसे कोई पूछता है कि भैया आपका कोई भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर क्यों शो करता है, तो आप बोलेंगे लिगेंड्स की वजह से उसका डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता है T2G और EG के अंदर, और फिर हमारे आसपास जो विजिबल रेडिएशन की लाइट्स है उसको अब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन लोअर डी ऑर्बिटल से हायर डी ऑर्बिटल में, यानी T2G से EG या EG से T2G, जो भी लोअर होगा। भाई हमने टेट्राहेड्रल में क्या पढ़ा कि EG की एनर्जी कम होती है, T2G की ज्यादा होती है। ऑक्टाहेड्रल में क्या पढ़ा, T2G की कम होती है और EG की ज्यादा होती है। तो जो भी लोअर होगा T2G या EG, वहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां जाएगा, T2G या EG में, जो ज्यादा होगा। तो लोअर से जंप करके हायर में जाएगा और वापस से जब डी एक्साइट होगा तो जो वो रेडिएशन रिलीज करेगा वो भी विजिबल रेडिएशन होंगे और उसकी वजह से हमें कलर दिखाई देगा। अब एक बात ध्यान रखना, if splitting is not there, if splitting is not seen, then ऐसा होना चाहिए that is in absence of, that is in एब्सेंस ऑफ लिगेंड्स। भाई लिगेंड्स की एब्सेंस में तो आपका सेंट्रल मेटल एटम में डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होएगी नहीं। इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड्स दे रिमेन्स कलरलेस। ये आपको कैसे दिखते हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपको कलरलेस दिखाई देंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? पक्का? अब देखो, जैसे मान लो आपके पास में एक सॉल्ट है निकेल H2O होल 6 डाई पॉजिटिव। अब अगर मान लो इसके सामने इथाइलिन डायमीन आया, तो अब ये ग्रीन कलर का सॉल्ट है। इथाइलिन डायमाइन जैसे इसके साथ अटैच होगा, हम लोग जानते हैं कि एक तरीके का बायडेंटेड लिगेंड है, ये दो लोन पेयर डोनेट करता है। तो यहां से 6 में से 4 पानी के मॉलिक्यूल बच गए, 2 बाहर हो गए और एक EN जुड़ गया। समझ में आ रही बात? इसका कलर हो जाएगा ब्लू। फिर अगर आपने इसके अंदर EN जोड़ दिया तो निकल वाटर, अब यहां पर 2 ही बचेगा, EN यहां पर 2 हो जाएंगे, डाई पॉजिटिव। इसका कलर हो जाएगा कुछ ब्लूइश पर्पल। और फाइनली जब आप इसमें और आप एक EN इथाइलिन डायमाइन जोड़ दोगे तो यहां पर निकल सारे पानी के मॉलिक्यूल बाहर, इथाइलिन डायमाइन न्यूट्रल होता है तो +2। यहां पर आपको इसका कलर मिलेगा प्योर पर्पल। तो आपने देखा कि लिगेंड्स बदलने की वजह से, पहले लिगेंड वाटर था तो कलर अलग है, अब लिगेंड में EN आ गया तो कलर अलग हो गया, फिर लिगेंड का नंबर चेंज हुआ तो कलर बदल गया, फिर लिगेंड का नंबर चेंज हुआ तो कलर बदल गया। मतलब धीरे धीरे आपका कोऑर्डिनेशन सॉल्ट अपना नंबर बदलता जाता है, बदलता जाता है, बदलता जाता है। किसकी वजह से? लिगेंड की वजह से। तो हमेशा ध्यान रखना, लिगेंड ही रिस्पॉन्सिबल होता है कलर शो करने के लिए, क्योंकि वो आपके सेंट्रल मेटल एटम की स्प्लिटिंग को अफेक्ट करता है। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक हमेशा ध्यान रखना, जो आपका कोऑर्डिनेशन सॉल्ट होता है, जो आपका कोऑर्डिनेशन सॉल्ट होता है, वो जिस वेवलेंथ का रेडिएशन अब्सॉर्ब करता है, वो जिस वेवलेंथ का रेडिएशन अब्सॉर्ब करता है या वो जिस वेवलेंथ का कलर अब्सॉर्ब करता है, ये वो कलर कभी एमिट नहीं करता। ये वो कलर कभी एमिट नहीं करता, वो हमेशा एमिट करता है उसका कौन सा कलर? उसका काउंटर कलर या उसका कॉन्ट्रास्टिंग कलर। इट ऑलवेज एमिट्स इट्स कॉन्ट्रास्टिंग कलर।
तो अब हमको यहां पर यह सीखना जरूरी हो गया कि यार कॉन्ट्रास्टिंग कलर क्या होगा, मतलब कौन सा कलर अब्सॉर्ब करेंगे तो कौन सा कलर आपका सॉल्ट एमिट करेगा। तो इसके लिए एक बात याद रखना, आपके व्हाइट कलर की लाइट, वॉयलेट, इंडिगो भूल जाओ, वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू ये एक शेड के होते हैं, तो वॉयलेट छोड़ दो, वॉयलेट, इंडिगो छोड़ दो, ब्लू, ब्लू के बाद क्या आता है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। बस इस चक्रे को याद रखना, इंडिगो भूल जाना। अगर आपने वॉयलेट कलर की लाइट अब्सॉर्ब करी है तो येलो कलर की लाइट उसका कॉन्ट्रास्टिंग कलर होगा। अगर ब्लू कलर की लाइट अब्सॉर्ब करी है तो वो ऑरेंज कलर की लाइट एमिट करेगा। अगर ग्रीन कलर की लाइट अब्सॉर्ब करी है तो वो रेड कलर की लाइट छोड़ेगा। सिमिलरली अगर आपने येलो कलर की लाइट अब्सॉर्ब करी है तो वो वॉयलेट कलर की रेडिएशन रिलीज करेगा। अगर ऑरेंज कलर की लाइट अब्सॉर्ब करी है तो वो ब्लू कलर की लाइट एमिट करेगा। और अगर रेड कलर की लाइट अब्सॉर्ब करी है तो वो आपको ग्रीन कलर की लाइट देगा। क्या ये बात समझ में आ गई? मान लो अगर आपने वॉयलेट रेड कलर की लाइट अब्सॉर्ब करी है तो क्या होगा, तो आपको ग्रीन येलो कलर का एमिशन होता हुआ दिखाई देगा। तो ये आपके कॉन्ट्रास्टिंग कलर है। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? पक्की बात, अच्छे तरीके से क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। प्याले प्याले गुलगुलो, बहुत बड़ी चीज खत्म हो चुकी है, जल्दी जल्दी इसके हम लोग ड्रॉबैक कंप्लीट कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं नए बॉन्ड्स की तरफ। चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, बाकी है, पर अब हो जाएगा, आपको ज्यादा बड़ा नहीं बचा है। ड्रॉबैक्स क्या है आपके? ड्रॉबैक्स क्रिस्टल फील्ड थियरी के। भाई एक बात मैं आपको बता दूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत वास्ट टॉपिक है। और मैंने आपको शुरुआत में बताया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कि इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एलएफटी, अलग अलग टाइप की थियरीज होती है जो एक दूसरे के लिमिटेशंस को का ओवरकम करती है। जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन को आपके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने ओवरकम करा। अभी आपको बताती है कि कलर कैसे मिलेगा, अभी आपको बताती है कि डी ऑर्बिटल कैसे स्प्लिट होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन इसका भी ड्रॉबैक है। पहला ड्रॉबैक क्या सिखाया था मैंने? दैट लिगेंड्स आर पॉइंट चार्ज। हमने लिगेंड्स को क्या समझा था? पॉइंट चार्ज विद अ नेगेटिव चार्ज। या तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा या तो इस पर डायपोल होगा, या तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा या तो इस पर क्या होगा प्यारे बच्चों? डायपोल होगा। ये दो चीज क्लियर हो गई। लेकिन और क्या पढ़ा था कि जब लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करेगा तो ये स्प्लिटिंग करेगा, डी ऑर्बिटल को स्प्लिट करके T2G और Eg को अलग अलग कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि लिगेंड्स जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, बट लिगेंड्स विच आर नेगेटिवली चार्ज, मतलब कैसे? एनायोनिक आर फाउंड at the lower end of spectrochemical series। आपकी जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें एनायनिक लिगेंड्स तो बहुत नीचे नीचे मिल रहे थे। कैसे? वो देखो तुम्हारा I नेगेटिव, Br नेगेटिव, S डाई नेगेटिव, F नेगेटिव, OH नेगेटिव, तो सब नीचे नीचे मिल रहे थे। अरे तो भैया आप पहले कहते हो कि आपके लिगेंड पर जितना नेगेटिव चार्ज होगा वो सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को उतना रिपेल करेगा और उस हाई रिपल्शन की वजह से T2G और Eg स्प्लिट कर जाएगा। और फिर आप ही हमें बताते हो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि आयोडीन, ब्रोमीन, S नेगेटिव, तुम्हारा SCN नेगेटिव, तुम्हारा C2O4 डाई नेगेटिव है, फिर आपका कौन सा नेगेटिव बचा? Cl नेगेटिव। ये सब आप इसको लोअर एंड पर रख रहे हो। ये सारे एनायनिक लिगेंड्स को आप वीक लिगेंड मान रहे हो, इनके द्वारा स्प्लिटिंग ज्यादा हो ही नहीं रही है। तो आप चाहते क्या हो बे? अबे क्या चाहते हो बे? कभी कहते हो कि एनायनिक लिगेंड्स बेहतरीन स्प्लिटिंग करेगा, फिर कहते हो कि एनायनिक लिगेंड्स तो कमजोर होते हैं। तो यहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो गया। भाई मेरे जैसा अगर बंदा होता तो मैं पहली लाइन पढ़ के यही सोचता
कि जितने भी एनायनिक लिगेंड्स हैं उन सबको मैं पावरफुल लिगेंड्स मानूंगा, मतलब जिस पर नेगेटिव चार्ज आया वो स्प्लिट कर देगा। लेकिन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कुछ और बोल रहे तो यहां पर गड़बड़ हो गया। और दूसरा, इट डू नॉट टॉक अबाउट कोवेलेंट बॉन्डिंग, इट डू नॉट टॉक अबाउट कोवेलेंट बॉन्डिंग। और हम लोग सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं मेटल और लिगेंड के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। इसने उस चीज को पूरी तरीके से डिनाई कर दिया, इसने बोल दिया लिगेंड और मेटल के बीच में सिर्फ क्या है, आयोनिक अट्रैक्शन है। तो ये दो पॉइंट्स हमें इसके बारे में ठीक नहीं लगे। और ठीक है, उसके बाद फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज और हायर लेवल की थ्योरीज आई, जिसके बारे में आगे फ्यूचर में बहुत सारी बात करी जाएगी। हायर लेवल पर हमें नहीं पढ़ना, हमारे लिए आज ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स। चलिए गाइस, जैसा मैंने आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बताया था कि आपके जो कार्बोनाइल्स होते हैं CO, दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड्स। सो गाइस, नया टॉपिक हेडिंग डाल लीजिए, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल। ना प्यारे बच्चों, समझना इस बात को, आपके पास में मेटल अगर मान लीजिए निकल के साथ जुड़ रहा है, कौन, कार्बोनाइल ग्रुप, तो CO और आपका CO, तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना रहा है, इट इज फॉर्मिंग अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। मतलब यहां पर कार्बोनाइल के साथ में कोई लफड़ा ही नहीं है। अगर यहां पर निकल नहीं, चलो यहां पर मान लो आपके पास में कोई मेटल है, लेट्स से हमारे एनसीईआरटी में किसको कंसीडर किया है, हम वही कंसीडर करेंगे, यस आयरन को कंसीडर किया, मैं वही कर रहा था, बट मैंने बोला मेरे प्यारे बच्चों को एक बार एग्जैक्टली वही चीज लिखवा दूं इसमें जो एनसीईआरटी में दी हुई है, अदरवाइज इट कॉजेस कंफ्यूजन। तो ये आपके कार्बोनाइल के साथ इसने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, भाई ट्राइगोनल बाइपिरामिडल सॉर्ट ऑफ ज्योमेट्री यहां पर बन रही है। अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरीके से बना लें, ये देखिए, तो ये ट्राइगोनल बन रहा है, ये देखो एक ट्राइंगल बन गया और एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे है। तो ये कौन सी ज्योमेट्री बना ली इसने, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और तो और आप लोगों को ये क्रोमियम के साथ CO ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री भी बनाता हुआ दिखाई देता है। तो गाइस यहां पर बात ये है, मेरी बात समझना, कि लोग कहते हैं कि ये जो लिगेंड्स होते हैं इनका खुद का भी एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। भाई ये लिगेंड का मान लो इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसका भी अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इसका भी अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इसका भी अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। तो क्या एक दूसरे को रिपेल करके एक दूसरे की स्टेबिलिटी पर असर नहीं डालेंगे? जी हाँ डालेंगे। लेकिन उसके बावजूद ये देखा गया कि आपका जो कार्बोनाइल वाला जो ये लिगेंड है ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आ रहा है, मतलब 4 लिगेंड भी स्टेबल है, 5 भी है और 6 भी है। इनफैक्ट और ज्यादा भी वो देखे जाते हैं जब दो मेटल आपस में जुड़ जाते हैं, खैर उस तक हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये स्टेबिलिटी बहुत है। सो यहां पर ये देखा गया कि आपका जो कार्बोनाइल लिगेंड होता है, आपका जो कार्बोनाइल लिगेंड होता है ये बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स बनाता है। और हमेशा कैसे कंपाउंड्स बनाता है? इन मोस्ट ऑफ द केसेस होमोलेप्टिक कंपाउंड्स बनाता है। व्हाट डू यू मीन बाय होमोलेप्टिक कंपाउंड्स? ऐसे कंपाउंड्स जिसमें सारे लिगेंड सेम हो। तो ऐसा कैसे? इस कार्बोनाइल के पास में ऐसी क्या ताकत है, ऐसी क्या पावर है कि ये इतने सारे अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स बना सकता है, इतनी सारी अलग अलग ज्योमेट्री के कंपाउंड्स बना सकता है, और सारे एक जैसे लिगेंड बिना रिपल्शन के, या रिपल्शन अगर होता भी होगा तो ये उसको कैसे मैनेज करता होगा, ये उस रिपल्शन को कैसे टैकल करता होगा, और टैकल करने के बाद भी ऐसा हल्का फुल्का टैकल नहीं, एकदम शानदार और बिल्कुल स्टेबल कंपाउंड बनाता होगा। तो इस बात का जवाब छुपा है इसकी बॉन्डिंग के अंदर। तो अब हम लोगों को यहां पर देखना है कि आपका जो मेटल कार्बोनाइल है, यानी आपका जो कार्बोनाइल है, ये किस प्रकार से बॉन्डिंग करता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मेरी बात समझना, यहां पर जो कार्बन होता है, कार्बन के पास में यहां पर एक
p ऑर्बिटल होता है जिसमें उसका लोन पेयर अवेलेबल होता है, ठीक है। और यहां पर दो बॉन्ड ये ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है, या इसका एक ऑर्बिटल मान लो कार्बन का जिसमें एक लोन पेयर है। मतलब यहां पर कार्बन को आप एक्साइटेड मत मानो, यहां पर 2s के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड कर दो और 2px 2py और 2pz के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसा रख दो। तो ये दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के इसने बॉन्डिंग बना ली, और एक ऑक्सीजन के पास तुमको पता है लोन पेयर होते, तो एक इसको लोन पेयर डोनेट करके इसके साथ इस तरीके से कार्बन की बॉन्डिंग बना लेता है। अब हम लोग सब जानते हैं कि यहां पर कार्बन के पास में वैकेंट p ऑर्बिटल अवेलेबल है, यहां पर कार्बन के पास में वैकेंट p ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो ये तुम्हारा कार्बोनाइल का स्ट्रक्चर हो गया। अब यहां पर मेटल आएगा। अब बेटा मेटल का जो d ऑर्बिटल होता है, मेटल का जो d ऑर्बिटल होता है उसमें कुछ d ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं। तो जो वैकेंट d ऑर्बिटल है, जो आपके वैकेंट d ऑर्बिटल है, ये आपके वैकेंट d ऑर्बिटल के साथ में इस प्रकार से बॉन्डिंग कर लेगा। तो ये अपना लोन पेयर इसको शेयर करके एक सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, इट इज फॉर्मिंग अ सिग्मा बॉन्ड। अब क्या होगा, अब इस मेटल के d ऑर्बिटल में अगर कहीं पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन बोलेगा कि मेरा p ऑर्बिटल खाली, क्या आप आपका लोन पेयर मुझे देंगे? तो ये बोलेगा हाँ, आप हमारा लोन पेयर मुझसे ले लीजिए। तो ये क्या करेगा, इस प्रकार से पाई बॉन्ड बना लेगा। समझ में आ रही बात आपको? तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर पहले आपके कार्बन ने अपना लोन पेयर एक मेटल को दिया और बाद में इस मेटल से एक दूसरा लोन पेयर ले लिया। तो यहां पर आप देखो दो तरफा बॉन्डिंग हो गई, जिसमें पहली बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्डिंग कार्बन और मेटल की वजह से हो रही है और दूसरी पाई बॉन्डिंग मेटल और कार्बन की वजह से हो रही है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कार्बोनाइल के पास में ताकत होती है इस तरीके की बॉन्डिंग करने के लिए। इस तरीके की बॉन्डिंग को बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग्स। इस तरीके के बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्ड्स, जिसमें पहले आपका लिगेंड, पहले आपका जो लिगेंड है वो अपना लोन पेयर मेटल को डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड बना ले, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना ले, जिसे सिग्मा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और बाद में आपका सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड को लोन पेयर अपना डोनेट करते हैं। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। तो सिनर्जिक बॉन्ड आर कंसीडर्ड टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और इस वजह से आपका जो सेंट्रल मेटल एटम होता है और ये कार्बोनाइल के बीच का जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? और यही सिनर्जिक बॉन्ड्स आपके मेटल के साथ में बॉन्डिंग करने पर आपके कार्बोनाइल को स्टेबिलिटी देते हैं। क्या बात समझ में आ गई? सो दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, कार्बोनाइल के अलावा NO, CN नेगेटिव, NO, CN नेगेटिव और Cn, ये लोग भी आपके सिनर्जिक बॉन्ड्स बनाने की ताकत रखते हैं। NO, CN नेगेटिव एंड CO। क्या है बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी बात सिनर्जिक बॉन्ड्स की। देखो, चीजें एक्सप्लेन करने का तरीका होता है। अब आप इस चीज को अपनी भाषा में बड़े आराम से लिखकर बता सकते हो, कोई भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। क्या होगा, आपका लिगेंड का कार्बन अपना लोन पेयर मेटल को देके एक सिग्मा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है और बाद में मेटल से ही उसका लोन पेयर लेकर सिनर्जिक बॉन्ड बना देता है, यानी कि सिग्मा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना देता है। तो जहां हम पढ़ते थे कि मेटल और लिगेंड के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा, यहां पर दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहे हैं। और खासियत क्या है, एक बॉन्ड लिगेंड और मेटल के बीच में, तो दूसरा मेटल और लिगेंड के बीच में। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक ऑफ आर दिस चैप्टर, ये हमारा चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको थोड़ा सा इक्विलिब्रियम चैप्टर पे ले जाके समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। मान लो आपका एक सेंट्रल मेटल एटम है जो 4 लिगेंड्स के साथ जुड़कर Ml4 टाइप की सॉल्ट बनाता है। लेकिन क्या ये चीज एक स्टेप में हो जाती है? नहीं। तो ये जो चीज हो रही है, इट टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेप्स।
इसके लिए आपको सेवरल स्टेप्स लगेगी, जिसमें स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, सबसे पहले आपका मेटल एक लिगेंड के साथ जुड़कर Ml बना रहा है। इस केमिकल रिएक्शन का जो कांस्टेंट होगा, या इस केमिकल रिएक्शन का जो भी कांस्टेंट होगा, रिएक्शन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो भी आप इसके अंदर लेना चाहो, वैसे तो इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिया जाता है। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ Ml डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ M मल्टीप्लाई बाय एक्टिव मास ऑफ L। स्टेप नंबर 2 का Ml फिर एक लिगेंड के साथ कंबाइन होगा, ये बना लेगा Ml2। सो इसके लिए K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Ml2 डिवाइडेड बाय Ml मल्टीप्लाई बाय L। ये लॉ ऑफ रेट लॉ भी इसको बोल सकते हो, हम लोगों ने रेट लॉ पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स में। फिर स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, आपका Ml2 L के साथ कंबाइन होगा और Ml3 बना लेगा। तो यहां पर K3 क्या हो जाएगा, Ml3 डिवाइडेड बाय Ml2 मल्टीप्लाई बाय L। और फिर स्टेप नंबर 4 के अंदर क्या होगा, Ml3 L के साथ कंबाइन होगा, बना लेगा Ml4, K4 जिसकी वैल्यू होगी Ml4 डिवाइडेड बाय Ml3 मल्टीप्लाई बाय L। अब ये चार अलग अलग चीज हो गई। सो ओवरऑल इस रिएक्शन के स्टेबिलिटी कांस्टेंट को बुलाया जाता है बीटा। व्हाट डू यू मीन बाय बीटा? बीटा इज नथिंग बट द स्टेबिलिटी कांस्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय बीटा? स्टेबिलिटी कांस्टेंट। एंड बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू K1 मल्टीप्लाई बाय K2 मल्टीप्लाई बाय K3 एंड सो ऑन। अब ये तो 4 स्टेप की, हो सकता है 7 स्टेप में हो सकता है 6 स्टेप में हो। तो अगर आप इस केमिकल रिएक्शन का बीटा निकालने जाओगे तो K1 की वैल्यू क्या है, Ml डिवाइडेड बाय M मल्टीप्लाई बाय L। फिर K2 की वैल्यू क्या है, Ml2 डिवाइडेड बाय Ml मल्टीप्लाई बाय L। फिर 3 की वैल्यू क्या है, Ml3 डिवाइडेड बाय Ml2 मल्टीप्लाई बाय L एंड Ml4 डिवाइडेड बाय Ml3 मल्टीप्लाई बाय L। Ml से Ml कट गया, Ml2 से Ml2 कट गया, Ml3 से Ml3 कट गया। तो यहां पर बीटा की वैल्यू क्या बची, Ml4 अपॉन M L L L L यानी L की पावर में 4। सो ये तुम्हारा बीटा हो गया। तो दिस इज योर स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अच्छा, अब एक बात समझना, यहां पर एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि K1 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, फिर K2 की, फिर K3 की और फिर K4 की। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, जब पहली बार लिगेंड इस सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करेगा तो लिगेंड नेगेटिवली चार्ज होगा, मेटल को हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पसंद करते हैं, तो इन दोनों के अंदर अट्रैक्शन अच्छा होगा। लेकिन जब आप यहां पर देखोगे तो यहां पर मेटल के साथ ऑलरेडी लिगेंड जुड़ चुके हैं, तो अब लिगेंड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे लिगेंड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा। सो एज नंबर ऑफ लिगेंड इन द सेंट्रल मेटल एटम इंक्रीजेस, रिपल्शन आल्सो इंक्रीजेस। तो इस वजह से K1 की वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी और K4 की वैल्यू सबसे छोटी होगी। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? क्या ये मेरे बच्चों को बात बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई? पक्की बात, श्योर शॉट। तो ये हो गया आपका स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एंड गाइस विद दिस हम लोगों का ये चैप्टर खत्म होता है। एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तो हम लोग हमारे मन से भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा जो मेजर पोर्शन था मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर खत्म होता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर। मैंने आपसे कहा था एक दिन में शूट करूंगा, अब मैं इसको एडिट करूंगा, अपलोड करूंगा, वो पता नहीं कब तक करूंगा, बट हो जाएगा जल्दी। सो गाइस आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अब इसके आगे की बात हम लोग करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की बात हम लोग करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर की फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। गाइस प्लीज ग्रेविटी सर्कल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितना स्प्रेड कर सकते हो उतना स्प्रेड करो अपने दोस्तों के साथ। बिल्कुल अब कंजूसी मत करो। अब आपके साथ साथ मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है क्योंकि मजा नहीं आ रहा है। इफ यू वांट मी टू डू बेटर गाइस प्लीज हेल्प अस। So that's all for this video. Bye bye, have a great day, see you and enjoy with this chapter. Tada.